Hello students, welcome to lecture 9 of molecular basis of inheritance. So last lecture में हम लोगों ने ट्रांसलेशन जो है वो कंप्लीट किया था. अब हम आगे बढ़ते हैं टू न्यू टॉपिक जो कि है जीन रेगुलेशन. ठीक है, कि कैसे हम जीन के फंक्शन को हम रेगुलेट करते हैं. ठीक है, कैसे बॉडी रेगुलेट करती है कि कौन सी प्रोटीन कब बनानी है, कैसे वो स्विच ऑन होती है जीन, कैसे वो स्विच ऑफ होती है. ठीक है, जब उसकी जरूरत नहीं है तो कैसे वो स्विच ऑफ होती है, या फिर हम इंटेंशनली अगर किसी जीन को साइलेंस करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं. ठीक है, वो सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. ठीक है, विद एन एग्जाम्पल. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, अभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आगे की लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेडिसिन जो हम लेते हैं, मोस्टली जो भी मेडिसिन हम एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, वो कहीं ना कहीं इन चीजों से काम करती है. वो यही चीजों को करके जो है, मान लो पेन किलर्स है या फिर एनेस्थेटिक्स है, वो कहीं ना कहीं जीन रेगुलेशन के साथ जो है वो मैनिपुलेट करती है, जीन रेगुलेशन को कम करती है, ज्यादा करती है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आगे की लाइफ के लिए. ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, अब हम कितने लेवल्स पे जीन को रेगुलेट कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, फॉर्मेशन ऑफ. अगर हम ट्रांसक्रिप्शन को ही ब्लॉक कर दें, है ना, अगर हम ट्रांसक्रिप्शन को किसी तरीके से ब्लॉक कर दे तो वहां पर जीन रेगुलेट हो जाएगा. अब मान लो हम ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक नहीं कर पा रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेसिंग लेवल जो था, है ना, स्प्लाइसिंग और कैपिंग नहीं होने दे. स्प्लाइसिंग और कैपिंग नहीं होगी तो एमआरएनए डिग्रेड हो जाएगा. तो उसका देखो, हमको क्या चाहिए कि फाइनल प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनना चाहिए. फाइनल प्रोडक्ट क्या है, प्रोटीन. ठीक है, और जो हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो किसके पास है, डीएनए के पास. तो डीएनए से लेके प्रोटीन तक बीच में जो भी प्रोसेसेस है, हम हर स्टेप पे उसको रोक सकते हैं, है ना. पहले स्टेप पे रोक सकते हैं तो पहले पे रोक लो, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे. और उसके भी कुछ फायदे हैं. ठीक है, कि भाई पहले पे रोकेंगे तो क्या फायदा होगा, तीसरे पे रोकेंगे तो क्या फायदा होगा. ठीक है, तीसरा क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए. हम ट्रांसपोर्ट को रोक दे एमआरएनए को, एमआरएनए को न्यूक्लियस से बाहर ना आने दे. या फिर हम ट्रांसलेशन लेवल पर जो है उसको ब्लॉक कर दे. ठीक है, ट्रांसलेशन लेवल पर जो भी हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, जो हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, वो कहीं ना कहीं वो बैक्टीरिया के ट्रांसलेशन लेवल को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे बैक्टीरिया अपने प्रोटीन नहीं बना पाते और वो मर जाते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंट लेवल्स है जहां पर हम एक जीन को रेगुलेट कर सकते हैं. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल हो गया, जिससे जो है हम एचएनआरएनए को बनने से रोक सकते हैं. प्रोसेसिंग लेवल, जिससे हम एक एचएनआरएनए से एक मैच्योर एमआरएनए बनने को रोक सकते हैं, अगर हम यहाँ पर इसको ब्लॉक करते हैं तो. ठीक है, दूसरा क्या है, हम एमआरएनए के ट्रांसपोर्ट को रोक सकते हैं कि वो न्यूक्लियस से बाहर ना आए. डिफरेंट केमिकल्स के थ्रू हम कर सकते हैं, डिफरेंट अदर मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं. ठीक है, और क्या कर सकते हैं, चलो एमआरएनए बाहर आ भी गया तो उससे हम ट्रांसलेट होने से रोक दे, हम राइबोसोम्स को ब्लॉक कर दे, हम टीआरएनए को ब्लॉक कर दे. ठीक है, तो ये डिफरेंट लेवल्स हैं जिन पर हम जीन के रेगुलेशन को, जीन एक्सप्रेशन मतलब जीन से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है, उस जीन एक्सप्रेशन को हम रेगुलेट कर सकते हैं. और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेडिसिन के थ्रू, ये बॉडी में नॉर्मली भी होता है. हमें पूरे टाइम पे हमारी बॉडी में हमको इंसुलिन नहीं चाहिए, है ना, पूरे टाइम पे हमको डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं चाहिए, तो उसको कोई ब्लॉक करके रखता होगा. और जब उसको सिग्नल आता होगा कि भाई अब इंसुलिन बनने दो, तो वो वहां से हट जाता होगा, इंसुलिन बनता होगा, फिर थोड़ी देर बनता है, फिर बंद हो जाता है. तो एक प्रॉपर रेगुलेशन सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर चल रहा है कंटिन्यूअसली. ठीक है, तो सारी चीजें तो हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, ये आप हायर स्टडीज में जाके पढ़ोगे, बट थोड़ा सा हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझेंगे कैसे हम जीन को रेगुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो द मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन. ठीक है, तो अलग अलग चीजें जो है वो जीन रेगुलेशन को कंट्रोल करती है. मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है, फिजियोलॉजिकल जो कंडीशंस है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, ठीक है, वो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है. इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पर पढ़ेंगे अबाउट ई कोलाई में एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं लैक ओपेरॉन. ठीक है, लैक ओपेरॉन. In E. coli, the beta galactosidase enzyme hydrolyzes lactose into galactose and glucose. In the absence of lactose, the synthesis of beta galactosidase stops. ठीक है,
The development and differentiation of embryo into adult are a result of expression of several set of genes. ठीक है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडिस का एग्जांपल अभी हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, या फिर हम देखें एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट जीन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। आप सोचो एक जीन का भी एक्सप्रेशन अगर गड़बड़ हुआ तो एम्ब्रियो प्रॉपर डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, और एक भी जीन का रेगुलेशन गड़बड़ हुआ या तो लीथल हो सकता है वो, या फिर कोई डिजीज हो जाएगी। आप लोगों ने ऑलरेडी जेनेटिक्स पढ़ लिया है, वहां आपको पता है एक जीन में भी गड़बड़ होती है तो एक डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो मान लो ग्रोथ मीडियम में एक पेट्री प्लेट करके एक आता है। ठीक है, एक पेट्री प्लेट होता है जिसमें हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो हम उसको खाना देते हैं वो होता है ग्रोथ मीडियम। इफ ए सबस्ट्रेट इज एडेड टू ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया, a set of genes switch on to metabolize it, it is called as induction। मान लो ई कोलाई जो है, देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका पहला पसंद क्या है इन द कंडीशन ऑफ फूड, क्या है पहला पसंद? ग्लूकोज। एवरी सेल प्रिफर्स ग्लूकोज ओवर अदर शुगर्स। ठीक है, कुछ सेल्स को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, कुछ सेल्स को अगर हम छोड़ दें, मोस्ट ऑफ द सेल्स प्रिफर ग्लूकोज। क्यों? कि ग्लूकोज जो है बहुत सिंपल मॉलिक्यूल है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत इजी है, बहुत इजीली वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है सेल के अंदर। ठीक है, बट जो हमने देखा है कि छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा अडेप्टिव पावर होती है। ग्लूकोज नहीं, चलो इससे काम चला लेते हैं, वो नहीं, चलो इससे काम चला लेते हैं। तो ये एक मॉडल है जहां पर मान लो कि एक सबस्ट्रेट हमने ऐड किया ग्रोथ मीडियम में, तो वो कुछ अपने सेट ऑफ जीन्स को एक्टिवेट करता है और उसे यूज करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ह्यूमन के साथ ऐसा नहीं है, ह्यूमन के साथ इतना इजी नहीं है कि भाई हम तुमको ये घास खिलाना स्टार्ट करेंगे और तुम अपने जीन्स को रेगुलेट करो और घास को पचा जाओ, वो पॉसिबल नहीं है। बट माइक्रोब्स बहुत इजीली ये करते हैं और उन्होंने ये अडेप्टिव सिस्टम डेवलप किया है। ठीक है, व्हेन ए मेटाबोलाइट प्रोडक्ट इज एडेड द जीन्स टू प्रोड्यूस इट आर टर्न ऑफ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रिप्रेशन। और अगर किसी चीज को हमने ऐड किया जिससे वो जीन्स बंद हो गई तो उसे हम बोलेंगे रिप्रेशन, और अगर किसी चीज को ऐड किया और उससे जीन्स एक्टिवेट हो गई तो उसे हम बोलेंगे इंडक्शन। ठीक है, समझ गए? तो अगर जीन एक्सप्रेशन को तुम चालू करवा रहे हो किसी केमिकल के थ्रू, किसी सबस्ट्रेट के थ्रू, तो उसे हम बोलते हैं इंडक्शन। और अगर किसी केमिकल के थ्रू, किसी प्रोडक्ट के थ्रू, किसी जीन के एक्सप्रेशन को आप बंद कर दे रहे हो तो उसे हम बोलेंगे रिप्रेशन। ठीक है, तो इंडक्शन और रिप्रेशन दोनों चीज होंगी। अब आते हैं हम लोग ओपेरॉन कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, तो ईच मेटाबॉलिक रिएक्शन इज कंट्रोल बाय सेट ऑफ जीन्स। ठीक है, तो जो भी रिएक्शन है यहाँ पर वो एक ओपेरॉन, मतलब वो डिफरेंट जीन्स आर रेगुलेटेड इन ए क्या बोल सकते हैं हम कि वो एक साथ में रेगुलेटेड है। ठीक है, साथ में रेगुलेटेड, ऐसा नहीं सब इंडिपेंडेंट नहीं है यहाँ पे। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो जीन्स आपको दिख रहे हैं, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा बट धीरे धीरे सबको समझ में आएगा। ये जो जीन जैसे लेग जेड है, लेग वाई है, लेग है, ये सब एक यहाँ पे ऑपरेटर और प्रमोटर के कंट्रोल में है। ठीक है, इसलिए हम इसको ओपेरॉन बोल रहे हैं। सर अगर सब अलग अलग होते तो उसको हम ओपेरॉन नहीं बोलते। ऑल द जीन्स रेगुलेटिंग ए मेटाबॉलिक रिएक्शन कंस्टिट्यूट एन ओपेरॉन। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स क्या है? लैक ओपेरॉन, ट्रिप ओपेरॉन, एरा ओपेरॉन, हेस ओपेरॉन, वैलिन, बहुत सारे ओपेरॉन्स है। हम जो है हमारे सिलेबस में जो है एनसीईआरटी में लैक ओपेरॉन दिया है, तो हम लैक ओपेरॉन तो पढ़ेंगे, वो एक दो और पढ़ लेंगे हम लोग एक्स्ट्रा सिर्फ समझने के लिए। बट 99% चांसेस है कि क्वेश्चन आएगा तो लैक ओपेरॉन से ही आएगा। ठीक है, तो लैक ओपेरॉन को आप यहाँ पे समझते, देखो दिस इज सेट ऑफ जीन्स। ठीक है, यहां पर है लैक आई जो कि रेगुलेटरी जीन है। ठीक है, वो क्या बनाता है? वो एमआरएनए बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम बोलते हैं रिप्रेसर। क्या बोलते हैं उसको हम? रिप्रेसर। ठीक है, फिर इसके आगे क्या है? एक और प्रोमोटर। देखो यहां पर एक प्रोमोटर होगा, या फिर इसको दूसरे डायग्राम से समझते हैं। ये किसने दिया था? जैकब एंड मोनार्ड ने दिया था लैक ओपेरॉन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, हाँ अब इस डायग्राम से हम इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि ये जो सेट ऑफ जीन्स है वो इस तरीके से अरेंज्ड है। एक प्रोमोटर है, फिर ये रेगुलेटरी जीन है आई,
फिर एक प्रमोटर है, फिर एक ऑपरेटर है, फिर 3 जीन है, इनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, लेग जेड, लेग वाई एंड लेग ए। अब ये जो पहला वाला प्रमोटर है वो सिर्फ रेगुलेटरी जीन का प्रमोटर है, मींस ये दोनों प्रमोटर मतलब जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करती है और एमआरएनए बनाती है, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगी, रेगुलेटरी जीन जो है इस पे, इसका प्रोडक्ट बनेगा, और इसका प्रोडक्ट आई जीन का प्रोडक्ट विल बाइंड टू ऑपरेटर एंड इट इनिबिट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ दीज जीन्स। मींस अगर ऑपरेटर ब्लॉक्ड है तो यहां पर दूसरी आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगी बट आगे नहीं जा पाएगी, ठीक है, समझ गए। तो क्या क्या हुआ, एक रेगुलेटरी और इनिबिटर जीन, ठीक है, ये रेगुलेटरी जीन है जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। 3 स्ट्रक्चरल जीन्स है, जेड वाई एंड ए, ठीक है, एंड ऑपरेटर रीजन, ये ऑपरेटर रीजन है यहां पर, ठीक है। जीन्स इन द ऑपरेटर फंक्शन टुगेदर इन द सेम और रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे। अब क्या होता है इसमें, ध्यान से समझना, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन्स का काम क्या है, मान लो एक इकोलाई बैक्टीरिया है, वो एक ग्रोथ मीडियम में ग्रो हो रहा है जहां पे ग्लूकोज नहीं है, ठीक है, या ग्लूकोज खत्म हो गया और उसमें लैक्टोज है, ठीक है, तो वो लैक्टोज को भी यूज कर सकता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। उसीलिए उसने एक लैक ओपरॉन अपने सिस्टम में बना के रखा है। तो जब तक ग्लूकोज से वो यूज कर रहा है तो ये ऑफ रहेगा, स्विच ऑफ रहेगा, ठीक है। अब लैक्टोज जो है वो अंदर आएगा, ठीक है, और इस सिस्टम को ऑन करेगा जिससे उसको ये लैक्टोज को यूटिलाइज कर पाए, ठीक है। तो जो जेड जीन है वो कोड करता है एक एंजाइम के लिए जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वो क्या करता है, इट हाइड्रोलाइज लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, ठीक है। तो ये एंजाइम जो जेड जीन बनाएगा वो गैलेक्टोज और ग्लूकोज बना देगा और फिर उससे वो बैक्टीरिया जो है एनर्जी बनाएगा। दूसरा जीन क्या है, वाई जीन, वो एक एंजाइम बनाता है परमिएज, इट इंक्रीजेस परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइड्स लैक्टोज, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जिससे ये लैक्टोज जो है वो ग्रोथ मीडियम में से बैक्टीरिया के अंदर आ पाए। जब अंदर आ पाएगा तभी बीटा गैलेक्टोसाइड उस पर ऐड करेगा और उसे तोड़ेगा और तभी एनर्जी बनेगी। तो परमिएज का काम क्या है, उसे अंदर लाने में, ठीक है। और ए जीन जो है वो कोड करता है ट्रांस एसिटाइलेज, वो भी इनडायरेक्टली उसको अंदर लाने में हेल्प करता है। ट्रांस एसिटाइलेज का एक्चुअल फंक्शन अभी तक नोन नहीं है, बट सब यही कहते हैं कि इट हेल्प्स इन द अपटेक ऑफ लैक्टोज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये परमिएज के साथ मिलकर काम करता है और लैक्टोज को अंदर आने देता है, ठीक है। अब अगर इंड्यूसर नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर क्या होगा, आप देखते हैं। रेगुलेटरी जीन है, ठीक है, वो काम करेगी क्योंकि कोई इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड की रेगुलेटरी जीन से, उसका एमआरएनए बना, एमआरएनए से रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हुआ, ये रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड कर जाएगा कहां पर जाके, ऑपरेटर पे। और जब ये बाइंड कर गया, अब यहाँ पर दूसरा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा और इनका प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो लैक ऑपरेट इज स्विच्ड ऑफ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम में ये ऐसा ही रहेगा, लैक ऑपरेट ऑफ रहेगा, क्योंकि जब आप लैक्टोज है ही नहीं मीडियम में, मान लो खाने में लैक्टोज है ही नहीं, तो इसको चलाने का मतलब क्या है, समझ गए। तो वो स्विच ऑफ रखेगा। जब उसको लैक्टोज मिलता है खाने में तब वो इसको स्विच ऑन करने की बात करेगा। इफ देयर इज नो लैक्टोज, लैक्टोज जो है वो यहाँ पे इंड्यूसर है, लैक ऑपरेशन रिमेन्स स्विच्ड ऑफ, ठीक है। द रेगुलेटर जीन सिंथेसाइज एमआरएनए टू प्रोड्यूस रिप्रेसर प्रोटीन बनता है और वो रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करता है ऑपरेटर रीजन पे, जिससे आरएनए पॉलीमरेज का प्रोसेस रुक जाता है, ठीक है। तो सो द स्ट्रक्चरल जीन्स आर नॉट एक्सप्रेस। तो बहुत सिंपल है यहाँ पर। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या होगा, ठीक है। देखो पहले प्रोमोटर पे बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज, रिप्रेसर एमआरएनए बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, ठीक है, यहां तक तो सेम ही हो रहा है। अब क्या होगा, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है, तो लैक्टोज जो है वो इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाता है, लैक्टोज बाइंड विद रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। अब क्या होगा, नाउ दिस रिप्रेसर प्रोटीन इज नॉट एबल टू बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन। अगर ये ऑपरेटर रीजन पे रिप्रेसर बाइंड नहीं करेगा, मतलब ये रास्ता अब खुला हुआ है, तो यहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और इन जीन्स के जो है ट्रांसक्रिप्शन करेगा, एमआरएनए बनेंगे, ठीक है।
ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, परमिएज बनेगा, ट्रांसएसिटाइलेज बनेगा, वो इस लैक्टोज को यूटिलाइज करने लगेंगे। परमिएज बनेगा तो ये और लैक्टोज को अंदर आने में हेल्प करेगा, तो कंटिन्यूसली लैक्टोज अंदर आता रहेगा, तो ये हमेशा रिप्रेसर जो है कंट्रोल में रहेगा, रिप्रेसर यहाँ बाइंड नहीं कर पाएगा और बैक्टीरिया जो है वो लैक्टोज को मेटाबोलाइज करके एनर्जी बना पाएगा। तो बहुत सिंपल मेथड है, यहाँ पर कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, दोनों कंडीशन आप देख लो, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज क्या हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। अब आप बोलोगे यहाँ पे कि सर ये तो स्विच्ड ऑफ था, तो लैक्टोज अंदर कैसे आ गया? लैक्टोज अंदर आने के लिए ये चाहिए और इसको चालू होने के लिए लैक्टोज होना चाहिए। बहुत गड़बड़ सिचुएशन है, समझ रहे हो आप? लैक्टोज को अंदर लाने के लिए परमिएज चाहिए, है ना, और परमिएज को बनने के लिए लैक्टोज अंदर होना चाहिए। दोनों चीज कैसे होंगी? इसके लिए क्या होता है, ये जो ओपेरॉन्स होते हैं ये कुछ कुछ परमिएज बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में लीकी, उसको हम बोलते हैं लीकी एक्सप्रेशन, थोड़ा थोड़ा परमिएज बनता रहता है इन द स्विच्ड ऑफ कंडीशन भी, बहुत लिमिटेड 1% 2%। ठीक है, तो क्या होता है, मान लो 2-4 परमिएज जो है मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। ठीक है, वैसे तो लैक्टोपेरॉन स्विच्ड ऑफ है, बट 2-4 परमिएज प्रेजेंट है और उनसे लैक्टोज अंदर आ गया। जब लैक्टोज अंदर आ गया तो उसने रिप्रेसर पे बाइंड कर दिया, तब ये कंटिन्यूअसली बहुत सारे परमिएज बनेंगे और पूरे मेम्ब्रेन्स में जाकर बाइंड कर जाएंगे, जिससे वो खूब सारे मॉलिक्यूल्स को अंदर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग फंस जाते हैं यहाँ पर कि भाई परमिएज तो अभी बना, तो लैक्टोज अंदर कैसे आ गया पहले, है ना? तो कुछ परमिएज ऑलवेज अवेलेबल होते हैं, और वो क्यों होते हैं? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ लीकी एक्सप्रेशन। उसको हम बोलते हैं लीकी एक्सप्रेशन, मतलब हम पूरी तरीके से किसी भी ऑपरेंट को शट ऑफ नहीं कर पाते, थोड़ा थोड़ा, जैसे पानी का नल होता है ना, कि पूरी तरीके से बंद कर दो तो भी थोड़ा थोड़ा टपकता रहता है, दैट इज लीकी, है ना? उसको हम बोलते हैं कि नल लीक कर रहा है। वो लीकी एक्सप्रेशन होता है कि भाई बंद है, थोड़ा बहुत जो है 1-2 बूंद जो है वो टपक रही है, ठीक है, और ज्यादा उसको कोई माइंड भी नहीं करता कि ठीक है चलेगा, बंद है नल तो बंद है। उसी तरीके से यहाँ पे सिस्टम है, और यही फायदा यहाँ पे कर रहा है, लीकी एक्सप्रेशन हमको हेल्प कर रहा है। लीकी एक्सप्रेशन नहीं होता तो ये पूरा सिस्टम कैसे हम पढ़ते हैं हमको भी समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंस और एब्सेंस में क्या होगा। ठीक है, अब ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर फॉर लैक्टोपेरॉन। ये हमको याद रखना है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज इसको नहीं रोक सकते, इसके लिए लैक्टोज ही चाहिए। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ लैक्टोपेरॉन बाय रिप्रेशन इज कॉल्ड एज नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, आगे के कुछ और ऑपरेशंस पढ़ेंगे जिसमें पॉजिटिव रेगुलेशन होता है। ठीक है, नेगेटिव रेगुलेशन है मतलब जब तक इंड्यूसर एब्सेंट है, जब तक वो स्विच ऑफ रहेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, तो ये हमारा पूरा समराइज यहां पर हो गया। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर क्या होगा, रिप्रेसर एमआरएनए बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, वो ऑपरेटर बाइंड करेगा, जिसकी वजह से आगे के स्ट्रक्चरल जीन्स का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए नो एंजाइम्स एंड लैक्टोपेरॉन इज स्विच्ड ऑफ। इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर विल बाइंड टू द, देखो ये आगे का प्रोसेस सेम है, रिप्रेसर एमआरएनए बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, बट रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर में बाइंड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके ऊपर लैक्टोज बाइंड कर गया। लैक्टोज बाइंड करने से क्या होगा, उसका कुछ स्ट्रक्चरल चेंज आएंगे और वो अब ऑपरेटर पे यहाँ पर बाइंड नहीं कर पाएगा। जब ऑपरेटर बाइंड नहीं कर पाएगा, ऑपरेटर इज फ्री, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड करेगा और वो आगे मूव कर सकता है। वो इन तीनों जीन्स का जो है वो एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए से बनेंगे 3 एंजाइम। ठीक है, इस तरीके के जीन्स को हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन्स, जिसमें एक एमआरएनए बन रहा है और ये एमआरएनए 3 एंजाइम को बना रहा है। ठीक है, अगर अलग अलग 3 एमआरएनए बनते हैं, उससे 3 प्रोटीन बनते तो हम बोलते हैं उसको मोनोसिस्ट्रोनिक। यहाँ पर एक एमआरएनए बन रहा है क्योंकि ये साथ में जुड़े हुए हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन। याद रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा लैक्टोपेरॉन खत्म हो गया, बहुत सिंपल टॉपिक है। ठीक है, खुद से आप बनाकर देख लो स्ट्रक्चरल जी, ये पूरा ओपेरॉन बनाओ, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज क्या हो रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज क्या हो रहा है, तो आप खुद सीख जाओगे। खुद से एक बार ड्रॉ करके देखो इसको। ठीक है,
एनसीईआरटी से इसको पढ़ लो, बहुत बेसिक है। ठीक है, तो यहां तक हमारा ये एनसीईआरटी लेवल जीन रेगुलेशन हो गया। कुछ ऑपरेंस और भी हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है बट नीट में कभी कभी पूछ लिए जाते, वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।